एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के रिवीजन की सीरीज में वी आर गोइंग टू रिवाइज प्रेसिडेंट एंड सी व्हाट वी आर डूइंग। वी आर नॉट रिवाइजिंग लाइन बाय लाइन, हम सिर्फ आपको हर टॉपिक का एसेंस दे रहे हैं। ओके, अगर एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो वी आर नॉट रीडिंग इट लाइन बाय लाइन, हम आपको पूरे इलेक्शन का प्रोसेस, आपके इलेक्टोरल कॉलेज से लेकर के वो एमएलएज और एमपीज की वोटिंग कैसे की जाती है, वोटिंग का प्रोसेस क्या है, कोटा कैसे होता है एंड इवेंचुअली जुडिशरी का क्या रोल है इलेक्टोरल प्रोसेस में, एक तरह से कंप्रिहेंसिवली एक जगह डिसाइड रिवाइज करके दे रहे हैं। यानी हर टॉपिक का आपको एसेंस दिया जा रहा है। ओके, सो डू फॉलो दीज क्लासेस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट 5 डेज से क्लासेस नहीं आई हैं, बट वी विल कैच अप। आपके सारे इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं पॉलिटी में, वो आपके एग्जाम के कवर हो जाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज प्रेसिडेंट and tomorrow we will be dealing with governor. Why president is important for you? Because this is most important constitutional functionary in our constitution. He is the first citizen of India, right? And besides it, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो contemporary है states में governor है, and most of the provisions of president and governor are similar. जो position more or less president को center में मिला है, see, president is the head of state at central level and governor president is the head of state at state level. So more or less मोटा मोटी broader term में देखें तो provisions are similar. जो exceptions है ना गवर्नर के, हम वही रिवाइज करेंगे जब हम गवर्नर करेंगे. That's why it is very important for you to revise president very thoroughly and carefully. Okay, so चलिए आज हम प्रेसिडेंट रिवाइज करते हैं. सी प्रेसिडेंट, जब हम यूनियन जस्ट अ मिनट, जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, देन आता है वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो ये कंपोजिशन है. 5 हेड्स हैं यूनियन, 5 पिलर्स हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के. कौन कौन से? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. जब हम गवर्नर रिवाइज करेंगे तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर होगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह पे चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जगह पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स. वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट एक्सक्लूसिव है यूनियन के लेवल पे, स्टेट्स में नहीं होता है. तो ये 5 पिलर्स हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के. इसके अलावा आप याद रखेंगे कि हमने डिस्कशन किया कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन, राइट? ही इज द फर्स्ट सिटीजन. इससे भी इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको ध्यान रखनी है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन. प्रेसिडेंट किस चीज का सिंबल है? यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी. याद रखेंगे आप, भूलने की कोई गुंजाइश और नहीं है यहाँ पे. प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन. नाउ कम टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. देखिए प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है. एक इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट होता है और इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स मिलके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं. अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से होते हैं तो याद रखेंगे आप कि दिस इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर्स. सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. और इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. याद रखेंगे आप, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज विथ लेजिस्लेचर. अगर कोई यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर है तो वहां के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे. एंड हमारे पास दिल्ली एंड पुडुचेरी 2 ऐसी यूटी है जिसके पास अपना लेजिस्लेचर है. सो ये इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन है कि द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो कंसिस्ट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
both houses of parliament, that is लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के ओनली इलेक्टेड मेंबर, एंड ऐसे यूटीज जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हेयर कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। याद रखेंगे आप, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टेट है जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके किसी भी मेंबर का पार्टिसिपेशन नहीं है। याद रखेंगे आप। और यूटीज के जो यूटीज विथ लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर के, दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, दैट इज नॉमिनेटेड मेंबर्स चाहे वो पार्लियामेंट के हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या यूटीज विथ लेजिस्लेचर हो जाए, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें पूरा का पूरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एमपीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इनके वोट्स का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। देखिए क्यों बताया जा रहा है आपको, एग्जैक्टली फॉर्मूला यूपीएससी ने पूछा नहीं है, कभी पूछेगी भी नहीं। यूपीएससी इन प्रीवियस ईयर्स हैव आस्क्ड यू कि क्या जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एमएलए की वैल्यू की जो वोट होती है वो थ्रू आउट द इंडिया यूनिफॉर्म होती है या नहीं। This is the question that UPSC has asked, and for that you need to know how the value of vote of an MLA is determined. तो remember कि किसी भी स्टेट के MLA की वोट की वैल्यू अगर डिटरमाइन करना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, so for that we have a formula, and उसके लिए क्या करना होगा, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, किसी भी स्टेट के एमएलए की वैल्यू की वोट कितनी होगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना होगा उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं। और ये जो क्वेश्चन आता है इसको जब आप 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू गेट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए फॉर एनी पार्टिकुलर स्टेट। अब जैसे यूपीएससी ने पूछा है आपसे कि whether the value of vote of an MLA is uniform throughout the territory of India। अब बताइए कि वैल्यू ऑफ किसी स्टेट के एमएलए का वोट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उस स्टेट के पॉपुलेशन पे एंड उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं। क्या दो स्टेट के पॉपुलेशन और दो स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली कभी सेम हो सकते हैं? नहीं होंगे। यानी ये जो क्वेश्चन है ये ही सेम नहीं होगा, ये ही यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए विल बी नॉट यूनिफॉर्म फॉर टू स्टेट, से स्टेट वाइज डिफरेंट रहेगा। याद रखेंगे आप इस चीज को। ओके, सो ये कंसेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहिए। अब हम आते हैं कि हमने देखा कि एमएलए का वैल्यू का वोट, एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगा। अब हम देखेंगे कि एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। इसके लिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके एमएलएस के वोट की वैल्यू निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसके नंबर से। तो वहां से एक एमपी के वोट की वैल्यू मिलती है। यानी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए को कैसे डिटरमाइन करेंगे, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट
total value of vote of all MLAs throughout the territory of India, यानी जो eligible है for being a member of electoral college, divided by number of elected members in parliament. तो इस फॉर्मूला से हम एक एमपी का वोट निकालते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहां पे हमने जो टर्म यूज किया है वो पार्लियामेंट यूज किया है, यानी एक एमपी जो लोकसभा का मेंबर है और एक एमपी जो राज्यसभा का मेंबर है उसका वोट सेम होगा, उसके वोट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट के नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ओवरऑल पार्लियामेंट में काउंट कर रहे हैं, हाउस वाइज नहीं देख रहे हैं। याद रखेंगे आप, दो स्टेट्स के एमएलए के वोट के वैल्यू में डिफरेंस होगी, बट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके एमपीज के वोट्स के वैल्यू में डिफरेंट नहीं होगी, ये आप डिफरेंस नहीं होगी, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, ये तो हमने इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन देख लिया, साथ ही साथ एमएलए और एमपी के वोट्स की वैल्यू देख ली। अब हम देखेंगे कि कौन मेथड क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। इलेक्शन जो होती है प्रेसिडेंट की वो होती है बाय मेथड ऑफ, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये जो वोटिंग होती है ये सेक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। तो हमने ये देख लिया। अब एग्जैक्टली और ये जो मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये इंश्योर करता है कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से विन करे। ठीक है, जो मेथड है इलेक्शन का वो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग जो होती है वो सेक्रेट बैलेट से होती है और ये इंश्योर करता है, ये मेथड इंश्योर करता है कि द कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन विंस विथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जैक्टली प्रोसेस तो हमने देख लिया, बट एग्जैक्टली कितने वोट्स सिक्योर करने होते हैं। तो देखिए, किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए एक कोटा ऑफ वोट्स सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अब ये कोटा वोट्स कैसे डिटरमाइन, ये फिक्स कोटा वोट है। अगर कोई भी कैंडिडेट फिक्स कोटा वोट सिक्योर करता है तो वो सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये डिटरमाइन कैसे होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, आप याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है कि द कोटा वोट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। जो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग हुई है, वैलिड वोटिंग, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इलेक्ट होने हैं, तो कितने कैंडिडेट इलेक्ट होने हैं, 1। तो हम इसको यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड को 1 से रिप्लेस कर देंगे। अब ये नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड को +1 करना होता है, और इस क्वोशंट में ये जो क्वोशंट आया इसके साथ +1 करना होता है। इतने वोट अगर कोई भी कैंडिडेट सिक्योर कर लेता है तो वो क्वालिफाई, उसको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स होता है एंड दैट हैज टू बी सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट, एंड इफ दैट कैंडिडेट सिक्योर्स दैट कोटा ऑफ वोट, दैट कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल in the presidential election, and that voting the method employed is proportional representation by means of single transferable vote। वोटिंग सेक्रेट बैलेट के थ्रू होती है एंड ये मेथड इंश्योर करता है कि जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीत करके आए। याद रखेंगे आप। अब ये लास्टली हमें ये देखना है कि जुडिशरी का क्या रोल है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के डिस्प्यूट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कहा है कि कोई भी डिस्प्यूट हो, एनी डिस्प्यूट और डाउट, याद रखेंगे आप, कोई भी डिस्प्यूट या डाउट, कोई भी डिस्प्यूटेड बात हो, डाउट हो, कुछ भी हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, दैट विल बी, वर्ड इंपॉर्टेंट है,
inquired into and decided by whom? Supreme Court. Only Supreme Court will decide the disputes related to election of the president, and जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का वो क्या होगा? फाइनल होगा. आप याद रखेंगे ये बात. All the disputes and doubts related to the election and electoral process of the electoral process related to the election of president is decided by and inquired into and decided by Supreme Court, and decision of the Supreme Court is final. यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मसले होंगे, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का कैसा जुरिस्डिक्शन है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल यानी फर्स्ट इंस्टांस, यानी कोई भी डाउट एंड डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सबसे पहली दफा आप कहाँ जाएंगे, किस कोर्ट में जाएंगे? दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. एंड एक्सक्लूसिव यानी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिस्प्यूट्स को डिसाइड कर सकती है, एंड जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का वो क्या होगा? फाइनल होगा. ये आप याद रखेंगे. सो दिस इज द एसेंस ऑफ योर दिस इज द एवरीथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन क्या हो गया, कौन कौन से एलिजिबल है टू बी अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, कौन से लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है यानी इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. अगेन एमएलएज का वोट यूनिफॉर्म नहीं होगा, दो स्टेट्स के एमएलएज का वोट यूनिफॉर्म नहीं होगा, बट दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के वोट एमपीज का वोट सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा. ये आपको पता होना चाहिए. थर्डली एक फिक्स्ड कोटा लाना है, उसकी वो कोटा कैसे डिटरमाइन होता है, एंड जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट होके आता है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इलेक्ट होके आता है, क्योंकि जो हमने मेथड इंप्लॉय की है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मेथड ये इंश्योर करता है. एंड लास्टली जो भी डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी डिस्प्यूट हो, याद रखिएगा, कोई भी डिस्प्यूट हो, दैट विल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स डिसीजन विल बी फाइनल. सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मसले में अगर कोई डिस्प्यूट है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है. ये याद रखेंगे, यही एसेंस लेकर के आपको जाना है. नेक्स्ट है टॉपिक क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड कंडीशंस. आगे बढ़ने से पहले सी व्हाई आई कीप दिस, आई एम टीचिंग यू डायरेक्टली फ्रॉम द बुक विच यू रीड, बिकॉज इवेंचुअली चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, दिस बुक यू विल बी ये आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ओके. और हर एस्पिरेंट 100 में से मोर देन 99 एस्पिरेंट ये पढ़ते हैं, क्योंकि जो एक नहीं कहते हैं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बट क्लेम करते हैं कि नहीं पढ़ते हैं. ओके, सो एंड मेरे लिए अगर इट इज इजियर फॉर मी कि अगर कोई चीज छूटे ना, आपका सिलसिलेवार ढंग से हर चीज एक ऑर्डर में कवर हो जाए, फॉर दैट आई कीप दिस कंटेंट बिफोर माई आईज. एंड हम बहुत जल्दी विल शिफ्ट ऑन डिजिटल बोर्ड, और तब आपके लिए बहुत ही एक कंफर्टिंग एंड ज्यादा इंटरेक्टिव क्लास होगी. बट अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लासेस का प्रोडक्शन, सो वो हम कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, आप फोमो में मत रहिए, ओके, फोमो में मत रहिएगा कि कुछ छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका. जहां आप फोमो में आए ना, वहीं से फिर दिक्कत होना शुरू हो जाती है. चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द कंडीशंस फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. अब चलिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं. पहली क्वालिफिकेशन है कि दैट द पर्सन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा है, दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली कंडीशन. सेकेंडली, दैट पर्सन शुड बी एटलीस्ट ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 ईयर्स का एज का होना चाहिए. तीसरी कंडीशन कि दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ एज मेंबर ऑफ
लोकसभा के इलेक्शन के लिए, लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड। एंड लास्ट थिंग, दैट पर्सन शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उस पर्सन को नहीं होल्ड करना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अगर सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर्स में फिर आपके यूनियन के एंड स्टेट के मिनिस्टर्स आ जाएंगे, ये जो कोई भी पर्सन इन ऑफिसेस पे है, तो दैट इट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर्ड नहीं करते हैं। तो सिटिंग प्रेसिडेंट एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड मिनिस्टर्स, सिटिंग गवर्नर, एवरीवन इज eligible for the election to contest as election to contest as to be elected as president। याद रखेंगे आप। इसके साथ, ये तो क्वालिफिकेशन है, इसके साथ कुछ कंडीशंस है कि जो पर्सन कंटेस्ट होना चाह रहा है, इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना चाह रहा है, उसका नॉमिनेशन शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर। 50 इलेक्टर्स हों जो प्रपोज करें और 50 इलेक्टर्स हों जो एज अ सेकेंडर यानी सेकेंड करे उसके नॉमिनेशन को। ये पहला कंडीशन है। एंड दूसरा है कि जो कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहा है, दैट पर्सन शुड एक 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई के बिफोर आरबीआई शुड डिपॉजिट 15K एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये 15K डिपॉजिट जो है ये कंडीशनल है, यानी आप अगर कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और वोटिंग होती है और अगर आपको जितनी भी वोटिंग हुई है उसका 1/6 वोट नहीं मिले हैं, तो दिस 15K कैन बी फॉरफिटेड, ये नहीं आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर आप जो 15,000 रुपए आरबीआई के सामने, आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं एज अ सिक्योरिटी और आपको वापस चाहिए, तो आपको जो भी टोटल वोटिंग हुई है उसका 1/6 वोट दैट यू शुड सिक्योर, एल्स आपको आपकी ये सिक्योरिटी फॉरफिटेड हो जाएगी। तो ये सारे कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशंस है रिलेटेड कि द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 इयर्स का हो, लोकसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो एंड साथ ही साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। बिसाइड्स उसका नॉमिनेशन 15 जो इलेक्टर्स हैं उसके 50 इलेक्टर्स प्रपोजर के रूप में सब्सक्राइब करें, 50 इलेक्टर्स सेकेंडर के रूप में सब्सक्राइब करें एंड वो पर्सन आरबीआई के सामने, आरबीआई के पास 15K रुपीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखे एंड ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इज liable to be forfeited unless that person secures 1/6 of the total valid vote polled in the election of the president। ये आपके माइंड में इस तरह का एक मेमोरी बिल्कुल याद होना चाहिए, यही लेकर के एसेंस आपको जाना है। आइए अब हम ओथ देख लेते हैं। तो ओथ में सबसे पहले आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट को ओथ जो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखेंगे आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये एडमिनिस्टर कराते हैं ओथ टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ओथ कौन एडमिनिस्टर कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस की ओथ लेते हैं तो बहुत सारी चीजों के बीच में एक ओथ में एलिमेंट ये भी होता है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनका ओथ होता है, इट इज नॉट हिज ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तब देखेंगे। अब आइए चलते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रेसिडेंट्स ऑफिस में। देखिए कुछ कंडीशंस, सारे कंडीशंस ऐसे नहीं है, कुछ इमोल्यूमेंट्स मतलब कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं। तो कंडीशंस पहले देख लेते हैं। ये 5 यहाँ पे हैं, इसमें 2 ही कंडीशन है और 3 प्रिविलेज है।
तो पहला कंडीशन देख लेते हैं कि द पर्सन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो पर्सन इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट के रूप में, दैट शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, लेजिस्लेचर का मेंबर ना हो, चाहे सेंटर या स्टेट। और अगर कोई पर्सन है जो ऑलरेडी सिटिंग मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट का, और वो इलेक्ट हो जाता है जब प्रेसिडेंट, तो ये मान लिया जाएगा, ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन से वो पर्सन ऑफिस में इंटर करता है उसने अपने लेजिस्लेचर की सीट वैकेंट कर दी है। ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात है कंडीशन की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, कि दैट पर्सन शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या नहीं आता है आपने अभी सामने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है। अभी जो तीन है ना, दीज आर प्रिविलेजेस नॉट कंडीशंस बेसिकली। प्रिविलेज में क्या है कि जो पर्सन अभी अभी इलेक्ट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट, दैट पर्सन इज इंटाइटल्ड टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन, that too without any rent। तो बेसिकली दिस इज नॉट कंडीशन, इट इज अ प्रिविलेज। सेकेंडली जो भी उस पर्सन के इमोलूमेंट्स, अलावेंसेस एंड प्रिविलेजेस हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रिविलेज नॉट अ कंडीशन। एंड थर्डली कि एक बार पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट के इमोलूमेंट्स, अलावेंसेस एक्सेट्रा को डिटरमाइन कर दिया, तो ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जो भी प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस है अभी हम देखेंगे, उस दौरान इसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता है। इसको प्रेसिडेंट के डिसएडवांटेज, इस तरह से, इस इंटेंट से कि प्रेसिडेंट को डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर रख के इसको अल्टर नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिमिनिस्ड, इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो याद रखेंगे। इसके अलावा जो प्रिविलेज, कुछ और प्रिविलेज है कि प्रेसिडेंट के पास ऑफिशियल एक्ट्स में लीगल इम्यूनिटी होती है। तो प्रेसिडेंट को आप लीगली लायबल नहीं ठहरा सकते उसके ऑफिशियल एक्ट्स के। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास क्रिमिनल मैटर्स में, मान लीजिए क्रिमिनल अफेयर्स हो गया और सिविल अफेयर्स हो गया, सिविल मैटर्स हो गया, तो ये तो ऑफिशियल एक्ट्स में प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट लीगल इम्यूनिटी होती है। पर्सनल मैटर्स की बात कर लें तो क्रिमिनल अफेयर में जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है, क्रिमिनल सूट उसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती है। यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आप इंस्टीट्यूट स्टार्ट ही नहीं कर सकते उसके पर्सनल मैटर में जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है। तो सिविल मैटर्स में, पर्सनल मैटर में अगर कोई सिविल केस हो, सिविल अफेयर हो, उस केस में सिविल केस, पर्सनल मैटर में सिविल केस इंस्टीट्यूट हो सकता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि यू हैव टू गिव 2 months प्रायर नोटिस टू द प्रेसिडेंट। 2 महीने की प्रायर नोटिस दे करके आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सिविल मैटर्स इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, दैट इन उसके पर्सनल अफेयर्स में। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है उसके अगेंस्ट, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकते। एंड ऑफिशियल मैटर्स में तो कंप्लीट लीगल इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट के पास। तो ये सारे कंडीशंस एंड प्रिविलेजेस है, 2 ही कंडीशन है, बाकी सारे प्रिविलेजेस है। ये आपको एसेंस लेकर के जाना है in the exam hall. Okay, now come to term, impeachment and vacancy, and we are entering into very important dimension। याद रखेंगे आप, क्योंकि impeachment very important और वैकेंसी कब कब हो सकती है, क्या क्या कंडीशंस है, इवन दिस इंटायर चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, सो जो नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल टर्म की बात कर दें तो जिस डेट से प्रेसिडेंट ऑफिस इंटर हुआ है होते हैं उस दिन से लेकर के 5 to 5 years ये नॉर्मल टर्म है प्रेसिडेंट का, याद रखेंगे आप। अब इस 5 years के पहले प्रेसिडेंट कैन रिजाइन एट एनी टाइम एंड प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम।
रिजाइन और रिमूवल में डिफरेंस है। रेजिग्नेशन बाय हिज चॉइस, रिमूवल अब यहाँ पे एजेंसी कोई और है, रिमूवल बाय फोर्स, ओके। एंड बियॉन्ड 5 years भी प्रेसिडेंट का टर्म एक्सटेंड हो सकता है अगर जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन ना हुआ हो, यानी जो प्रेसिडेंट एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट है, उसका सक्सेसर का इलेक्शन नहीं हुआ है तो बियॉन्ड 5 years भी टर्म एक्सटेंड हो सकता है, याद रखेंगे आप। अब रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट 5 years कंप्लीट होने के पहले कभी भी, ये हमारा पूरा टर्म है, जस्ट अ मिनट, इसी डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, 5 years है, ये नॉर्मल टर्म है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years इफ हिज सक्सेसर इज नॉट इलेक्टेड। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट मतलब इन हमारी कंट्री वैकेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस ही वैकेंट हो और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चले, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट। सो जब तक कि सक्सेसर चार्ज अज्यूम नहीं कर लेता है, जो एग्जिस्टिंग सिटिंग प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करेगा, ये याद रखेंगे आप। अब अपने जो नॉर्मल टर्म है उसके पहले प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है एंड रेजिग्नेशन वो किसको राइट करेगा, रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट किसको राइट करेगा, आपके माइंड में आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं प्रेसिडेंट को एंड इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट याद रखेंगे कि रेजिग्नेशन का लेटर किसको प्रेसिडेंट किसको लिखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को लिखेंगे, ये याद रखेंगे आप। अगेन दिस इज बाय चॉइस, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिमूवल, रिमूवल किसका एक्सक्लूसिव राइट है, पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट है, और इस रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पेडागोगी में एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। रिमूवल को ही कॉन्स्टिट्यूशनल पेडागोगी में एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। और याद रखेंगे आप कि कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड मेंशन्ड किया हुआ है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली मेंशन्ड द ग्राउंड ऑन व्हिच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड द ग्राउंड इज वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये भी याद रखेंगे कि ये जो टर्म वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज बीन नोवेयर डिफाइंड। कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म तो लिख दिया है लेकिन कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो याद रखेंगे ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दिस टर्म हैज नोवेयर बी डिफाइंड। अगेन आप याद रखेंगे कि टर्म एक्सपायर होने, 5 years नॉर्मल टर्म है, टर्म एक्सपायर होने के बाद इंडियन प्रेसिडेंट एलिजिबल है फॉर इंडियन प्रेसिडेंट इन नंबर ऑफ टाइम री इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर काउंटर पार्ट अमेरिका प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो वहां पे एक पर्सन मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है। द पर्सन कैन एक्ट ओनली ट्वाइस एज प्रेसिडेंट इन अमेरिका, बट इंडिया में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये पूरा हमारा टर्म और बेसिक इन्फो है। अब हम चलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पे, यानी प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात हो रही है। सी, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है ना, जस्ट अ मिनट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये एक तरह से क्वासाई जुडिशियल अफेयर है। अभी हम देखेंगे क्वासाई जुडिशियल अफेयर मतलब ये नहीं है कि जुडिशियरी का इंटरवेंशन है, इट जस्ट दैट कि जो हाउस है वही एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करती है। अब इम्पीचमेंट हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्राउंड दिया है कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट पे ये चार्ज इंस्टीट्यूट करना होगा, चार्ज लगाना होगा कि प्रेसिडेंट ने वायोलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सब पहला स्टेट क्या है, इनिशिएशन ऑफ चार्ज। और ये कहाँ होगा, ये पूरा इम्पीचमेंट ही पार्लियामेंट का अफेयर है। तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन ऑफ चार्ज। और याद रखेंगे कि ये जो चार्ज का इनिशिएशन है ये किसी भी हाउस में हो सकती है, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में ये चार्ज इनिशिएट हो सकता है
कंडीशन एक ही है कि जिस भी हाउस में चार्ज इनिशिएट किया जा रहा है उस हाउस की 1/4 मेंबर्स, उस हाउस का जितने भी उस हाउस के स्ट्रेंथ की 1/4 मेंबर्स इस चार्ज को यानी इस नोटिस को साइन करें, तभी ये चार्ज जो है हाउस यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए आप चार्ज इनिशिएट कर रहे हैं और आपने जो नोटिस लिखा है उस पे 1/4 उस हाउस का स्ट्रेंथ का 1/4 मेंबर ने साइन नहीं किया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस चार्ज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हो गया, हमने मान लिया कि किसी भी हाउस में एक मेंबर ने चार्ज इनिशिएट किया है और उसने जो नोटिस दिया है उस नोटिस को उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 ऑफ द मेंबर ने साइन कर दिया है। तो अब सेकेंड स्टेज आता है कि इसके साथ ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस नोटिस को एक्सेप्ट भी कर लिया है। जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस नोटिस को एक्सेप्ट करेंगे, क्या होगा, ये नोटिस पुट किया जाएगा वोटिंग के लिए और ये नोटिस अब बन जाएगा इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन। याद रखेंगे आप, इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन। सो अब ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मूव कर दिया है और ये अब वोट होगा और इसके फेवर में एक स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। याद रखेंगे आप, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस अगर इसके फेवर में वोट कर देते हैं तो ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप, जैसे अब ये जिस हाउस में चार्ज इनिशिएट हुआ, हाउस ने चार्ज एक्सेप्ट किया और इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन भी पास कर दिया विद 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन किस हाउस में ट्रांसलेट होगा? थर्ड स्टेप आता है, अब ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन अनदर हाउस में जाएगा, यानी अगर इनिशिएशन लोकसभा में हुआ है तो ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन अब राज्यसभा में जा रहा है एंड वाइस वर्सा। अब अनदर हाउस में ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन चला गया है। अब दूसरी हाउस जो है ये सबसे पहले क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी। दूसरी हाउस जो है यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी की तरह काम करती है और इसीलिए इस पूरे इम्पीचमेंट प्रोसेस को क्वासाई जुडिशियल अफेयर मैंने कहा। सेकेंड हाउस विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी और जो भी चार्जेस लगे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर उनको वो इन्वेस्टिगेट करेगी। अब प्रेसिडेंट के पास राइट टू अपीयर एंड राइट टू रिप्रेजेंटेड, राइट टू बी रिप्रेजेंटेड भी है, यानी प्रेसिडेंट जो सेकेंड हाउस है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके सामने आप खुद इन पर्सन अपीयर हो सकते हैं या फिर ही कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय समवन एल्स, ये प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है। ठीक है, अब आपने देखा कि जो हमारी सेकेंड हाउस है ये एक इन्वेस्टिगेट कर रही है चार्जेस पे। अब अगर इस हाउस ने चार्जेस को सस्टेन कर दिया, यानी जो फर्स्ट हाउस ने चार्ज को इनिशिएट किया और इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास करके सेकेंड हाउस में भेजा था, उन चार्जेस को सेकेंड हाउस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद सस्टेन कर दिया, तो अब जो लास्ट स्टेज आता है कि सेकेंड हाउस जो है वो इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास करेगी। इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास करेगी विद सेम मेजोरिटी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, याद रखेंगे आप। और यहाँ पे इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन अगर इस मेजोरिटी से पास हो जाता है तो इस मूवमेंट पे द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव, प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। और इसी को, इस पूरे प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये यही है पूरा एसेंस, एक तरह से स्टोरी फॉर्मेट में जैसे भी आपको लगा हो, बट मैं बहुत ही आपको बेसिक से समझाया गया है कि आप भूले नहीं। सो ये है पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस एंड इम्पीचमेंट का प्रोसेस एक क्वासाई जुडिशियल अफेयर है, क्योंकि जो हाउस है दूसरी हाउस वो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रही है उन चार्जेस में जो चार्जेस फ्रेम किए गए फर्स्ट हाउस के द्वारा, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा
कुछ एक और बात जो आप याद रखेंगे, देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, इलेक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ एंड रिमूवल लिख देती हूँ, आपके लिए आसान होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट किए थे इलेक्टोरल कॉलेज में, राइट। लेकिन जब रिमूवल की बात आई है तो हमने कहीं भी ऐसा सेग्रीगेशन नहीं देखा कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी रिमूवल में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यानी ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर all MPs आर पार्टिसिपेट इन द रिमूवल यानी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। सेकेंडली, कि जब हमने इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन देखा था तो हमने देखा था कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर, ये ऑल्सो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जब रिमूवल की बात आती है, इम्पीचमेंट की बात आती है, तो इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटीज का कोई रोल नहीं है। याद रखेंगे आप, रिमूवल इज एक्सक्लूसिव अफेयर, लिख लेंगे आप, रिमूवल इज एक्सक्लूसिव अफेयर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है ये दो बातें मुझे आपको बतानी थी चार्ट के फॉर्मेट में। सो पूरा का पूरा टर्म इम्पीचमेंट और ये डिफरेंस आपके स्क्रीन पे है और दिस इज इट, यही एसेंस लेकर आपको जाना है। अब चलिए, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस में कैसे कैसे वैकेंसी हो सकती है और इसके क्या क्या कंडीशन है। देखिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर वैकेंसी होनी है तो इसके लिए there are five ways जिनसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस में वैकेंसी हो सकती है। कौन कौन से हैं? पहला तो यही है कि जो प्रेसिडेंट का नॉर्मल टर्म है वो एक्सपायर हो जाए, यानी एक्सपायरी ऑफ टर्म। दूसरा क्या होगा? रेजिग्नेशन। तीसरा क्या होगा? रिमूवल। चौथा क्या होगा? डेथ। पांचवा अदरवाइज। अब अदरवाइज में ऐसे सिनेरियोज हैं जो इन चारों सिचुएशंस में कवर नहीं किए गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ही सुप्रीम कोर्ट वॉर डिक्लेयर कर दे, राइट, तो उस केस में वैकेंसी हो जाएगी। तो अदरवाइज यहाँ पे हमने एक सिनेरियो ले लिया। अब हम एक एक करके देखेंगे कि वैकेंसी इन अलग अलग सिचुएशंस में होती है तो उसके क्या रिपरकशंस होते हैं। सबसे पहले हम एक्सपायरी ऑफ टर्म देखेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अगर, कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कहा है कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी उसके नॉर्मल टर्म के एक्सपायर होने की वजह से हो रही है तो जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन आउटगोइंग प्रेसिडेंट के टर्म के एक्सपायर होने से पहले ही हो जाना चाहिए। फिर से सुनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली कमांडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली कमांडेड कि प्रेसिडेंट्स ऑफिस में अगर वैकेंसी जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है उनके एक्सपायरी ऑफ टर्म की वजह से हो रही है, देन आउटगोइंग प्रेसिडेंट के टर्म एक्सपायर होने से पहले ही इनकमिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इस केस में, और ये क्यों कहा गया, और अगर मान लीजिए कि जो हमारा इनकमिंग प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में डिले होता है तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट will continue as long as कि इनकमिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए एंड ही assumes द ऑफिस। यानी अगर कोई प्रेसिडेंट का टर्म यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है, ये 5 years यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप इस 5 year पूरा होने से पहले ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर लीजिए। यानी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर जाने से पहले आप इनकमिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर लीजिए। लेकिन किसी कारणवश इनकमिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो पाता है, देन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है दैट विल कंटिन्यू हिज ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 years until and unless the incoming president is elected and he assumes the ऑफिस। याद रखेंगे आप। सो एक्सपायरी के टर्म में ये कंडीशन है और इसको कहा गया है कि ऑफिस में कंटिन्यूटी हो,
टू मेंटेन, ये प्रोविजन क्यों रखा गया है? टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, एंड इसी को कहते हैं टू अवॉइड इंटर रिग्नम। ओके, तो याद रखेंगे कि जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी प्रेसिडेंट के टर्म के एक्सपायरी की वजह से होती है, तो इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट एक्ट एज प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कहा है कि 5 साल के बियॉन्ड भी अगर इलेक्शन नहीं हो पाया है तो प्रेसिडेंट जो एग्जिस्टिंग है वही कंटिन्यू करेंगे ऑफिस until and unless his successor is elected and assumes his charge। ओके, सो इस सिचुएशन में जब टर्म ऑफ ऑफिस की एक्सपायर होने की वजह से वैकेंसी है, सो इन दैट सिचुएशन वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। ओके, ये एक फर्स्ट सिनारियो। अब बाकी अदर जो 4 सिनारियो है वैकेंसी का, बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, इन सिचुएशंस में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कमांड किया है कि इन सिचुएशंस में वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, या सिटिंग प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, या फिर सिटिंग प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है, या फिर अदरवाइज जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देती है, इन सब सिचुएशंस में हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट। बट अगेन वाइस, और अगर वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस भी वैकेंट हो, उस केस में कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में भी वैकेंसी हो जाए तो हु विल एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट? हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एक हायरार्की याद रखेंगे आप कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस में अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज की वजह से होती है तो वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। इफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इफ ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वैकेंट, देन हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हायरार्की दी है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और बात कही है कि इन 4 सिनारियोज में, इन 4 सिनारियोज की वजह से अगर वैकेंसी है तो मैक्सिमम विद इन 6 मंथ्स, ये आप याद रखेंगे, मैक्सिमम विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट, जिस डेट पे वैकेंसी हुई है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के ऑफिस का, वो हो जाना चाहिए। सो विद इन 6 मंथ्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाना चाहिए अगर रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज के केस में वैकेंसी हुई है। तो ये 2 चीजें आपके सामने हैं कि इन 4 सिचुएशंस में, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज के केस में, ये हायरार्की आपके सामने है कि दे कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। एंड साथ ही साथ ये भी है कि इन 4 सिचुएशंस, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ एंड अदरवाइज के केस में मैक्सिमम विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ये वैकेंसी हुई है, इलेक्शन हो जाना चाहिए। सो आपसे अगर ये पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट कितने समय के लिए मैक्सिमम प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है, तो योर आंसर शुड बी 6 मंथ। CJI 6 मंथ, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 6 मंथ, क्योंकि इन 4 सिचुएशंस में क्लियर कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन का कि विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। अगेन आप याद रखेंगे कि चाहे जो भी पर्सन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इधर वो वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, सारे पावर्स एंड इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स एक्सेट्रा, वो सब ये लोग वही प्रिविलेजेस, वही इम्यूनिटीज, वही पावर एक्सरसाइज करेंगे जो प्रेसिडेंट का होता है। एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट विल ऑल्सो टेक ओथ एंड अफर्मेशन, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर करने से पहले लेते हैं। सारे पर्सन जो एक्ट करेंगे जब प्रेसिडेंशियल ऑफिस वैकेंट हो, वो भी वही ओथ एंड अफर्मेशन लेंगे, एंड दे आर इंटाइटल्ड टू enjoy same power, same immunity, same privileges, allowances, emoluments, that is जो कि प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। ये आप याद रखेंगे। सो ये पूरा नटसेल है वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, और यही आप लेकर के अपने साथ जाएंगे। चलिए, सी
आई विश कि वी वुड हैव मोर इंटरैक्टिव क्लासेस. थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट वी विल हैव इट. लेकिन मैं इतना इंश्योर कर सकती हूँ कि कोई भी पर्सन जो इन क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा होगा, डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड. चलिए, अब हम पावर्स एंड, ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है, अब हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे. सी हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब हम गवर्नर की जब क्लास रिवाइज करेंगे ना, वो विद इन फ्रैक्शन, एक कॉफी आप हाथ में लेंगे, चाय की कप लेंगे और आपका क्लास डन हो जाएगा. तो और दीज आर इम्पोर्टेंट. प्रेसिडेंट इज इम्पोर्टेंट ऑफिस फॉर अस, राइट. जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत डिटेल में करना है. ओके हम कमिटीज वगैरह थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे स्केप कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप खुद देख सकते हैं. अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज तो छोड़ ही देंगे. अब इस तरह से हमें प्रायोरिटाइज करना होगा. जैसे अगर मुझे आपको म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज के बीच में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज पढ़ाना हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का रिवाइज कराना हो, तो मैं आपको पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज रिवाइज करूंगी, राइट. सिमिलरली एंटी डिफेक्शन लॉ और किसी और चीज में मुझे चूज करना हो तो मैं एंटी डिफेक्शन लॉ पर जाऊंगी, राइट. तो इस तरह से हमें थोड़ा सा टाइम को रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर योर एग्जाम. सो देखिए, हम प्रेसिडेंट के पावर्स को इन 7 हेड्स में डिस्कस करेंगे. दैट इज ऑन योर स्क्रीन. इसको मैं नहीं लिखूंगी, हम सीधे चलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर पे. और जब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो इसको हम डिफरेंट हेड में पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे जो रूल मेकिंग पावर है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन विद प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद हम थोड़ा सा रेसिड्यूअरी कंटेंट देखेंगे. तो इन पिलर्स पे हम प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर को पढ़ेंगे. याद रखेंगे आप, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ प्रेसिडेंट में पावर वेस्ट करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो भी होते हैं वो सारे किसके नाम में होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम में होते हैं. याद रखेंगे आप, सारे फॉर्मल एग्जीक्यूटिव, ऑल फॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर अंडरटेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास. अब रूल मेकिंग पावर पे आ जाते हैं. देखिए, हमने पहला है रूल मेकिंग पावर में हमने कहा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम में होते हैं. तो प्रेसिडेंट ये रूल बना के स्पेसिफाई करता है कि जो भी एक्शंस उसके नाम पे लिए जा रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा एंड उनका ऑथेंटिकेशन कैसे होगा. ठीक है, हमने पढ़ा कि जो भी एग्जीक्यूटिव फॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ऑल आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. सो नाउ प्रेसिडेंट हैज पावर दैट ही कैन मेक रूल एंड स्पेसिफाई हाउ these actions that are taken in his name will be executed and will be authenticated. ठीक है. सेकेंडली, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी बिजनेस है, मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए रूल्स बना सकते हैं. एंड जो भी बिजनेस है उसका डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कैसे एलोकेशन होगा, एलोकेशन ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. यानी सेकेंड रूल क्या होगा, बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज बिजनेस का कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन. बिजनेस में जो भी डे टू डे अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, एग्जीक्यूटिव अफेयर्स, सो उनका एग्जीक्यूशन कैसे हो, कन्वीनियंट एग्जीक्यूशन कैसे हो. सेकेंडली, डिफरेंट मिनिस्ट्री में ये एग्जीक्यूटिव अफेयर्स कैसे एलोकेट हो, इसके लिए भी प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल. तो ये आप याद रखेंगे, रूल मेकिंग पावर है. अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट की बात देख लेते हैं. तो अपॉइंटमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. आपको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को, एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. याद रखेंगे आप. सेकेंडली, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट.
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिम्यूनरेशन का डिटर्मिनेशन, सर्विस कंडीशन, ये सब कुछ कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है. एंड अगेन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड also what, just a minute, appointment of heads of different body, जैसे यूपीएससी हो गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, कैग का अपॉइंटमेंट हो गया, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया. ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के. बिसाइड्स दिस हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी देखेंगे जब हम रेसिड्यूअरी पावर देखेंगे. अब हम सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन में चल रहे हैं और आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे. वो है रिलेशन विथ प्राइम मिनिस्टर. और इसके अंदर हम दो बातें देखेंगे, दो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं एंड यू शुड रिमेंबर इट, लिसन इट वेरी केयरफुली. देखिए प्रेसिडेंट के पास पहला प्राइम मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में जो पावर है या प्राइम मिनिस्टर के साथ जो रिलेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एट एनी टाइम प्रेसिडेंट कैन सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट किसी भी समय पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है एंड प्राइम मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड टू गिव सच इंफॉर्मेशन. और प्राइम मिनिस्टर को देना ही पड़ेगा. प्राइम मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड. और अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं करते हैं तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो डॉक्ट्राइन हो वो अनसेटिस्फाई होगा एंड प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्राइम मिनिस्टर और पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व ऑफिस से डिसमिस कर दिया जाए. सो वो कौन से इंफॉर्मेशन है जो प्रेसिडेंट कैन आस्क एट एनी टाइम एंड प्राइम मिनिस्टर हैज टू फर्निश? रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ होम, यूनियन गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट कभी भी सीक कर सकते हैं एंड द प्राइम मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन. ये पहला इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. सेकेंडली जो सेकेंड सब्जेक्ट ऑन विच प्रेसिडेंट कैन आस्क इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम इज रिलेटेड टू proposal of legislation. So ये दो क्राइटेरिया, दो टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड दूसरा प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, जिससे रिलेटेड प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम एंड प्राइम मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन. ये याद रखेंगे आप. ये पहला हो गया. दूसरा, जस्ट अ मिनट यहीं एडजस्ट कर लेंगे. सेकेंड है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सिनारियो एनविसेज करता है कि मान लीजिए कि किसी मिनिस्टर ने कोई किसी मैटर पर डिसीजन ले लिया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कंसीडर नहीं की है. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना कंसीडरेशन के किसी पार्टिकुलर मिनिस्टर ने किसी मैटर पे डिसीजन ले लिया है और ये प्रेसिडेंट को पता चलता है, तो प्रेसिडेंट विल आस्क प्राइम मिनिस्टर टू सब्जेक्ट दैट मैटर बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर देयर कंसिडरेशन एंड प्राइम मिनिस्टर हैज टू ऑब्लाइज विद दिस. यानी अगर कोई ऐसा मैटर है जिसपे किसी पार्टिकुलर मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंसल्टेशन के, राइट, सो प्रेसिडेंट कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि देखिए साहब, ऐसा है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो इंस्टीट्यूशन है इसको बाईपास नहीं कर सकते. तो जो भी इस मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को आप साइड में रखिए और वो मैटर उठाइए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक कंसल्टेशन करके जो फाइनल डिसीजन लेगी उससे आपको आगे बढ़नी है. सो बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड टू प्रिवेंट कि कोई एक ऐसे मिनिस्टर हो जाए जो ओवर पावर कर ले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है. तो ये एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, आप याद रखेंगे. इसके अलावा रेसिड्यूअरी पावर में हम देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अपॉइंटमेंट की बात की गई, जैसे SC/ST कमीशन बनाने की बात की गई थी, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है. इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263,
ये हमने पढ़ा है इंटरस्टेट रिलेशन में, राइट। तो ये भी अगेन हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट के पास रूल मेकिंग पावर है। खैर ये तो लेजिस्लेटिव में पढ़ेंगे। अगेन यूटीज का, यूनियन टेरिटरीज का जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। एंड अगेन पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, याद रखेंगे आप, पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया किसके पास है? ये प्रेसिडेंट के पास है, याद रखेंगे। और ये भी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर इन 4 हेड्स में पढ़ते हैं, रूल मेकिंग पावर, अपॉइंटमेंट, रिलेशन विद प्राइम मिनिस्टर और रेसिडुअरी एरिया देख सकते हैं जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस के कंपोजिशन की बात करते हैं मेनली। ओके, सो ये याद रखेंगे। एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी याद आप रखेंगे। अब चलिए लेजिस्लेटिव पावर्स पे चलते हैं। इसको हम कहीं खाली जगह हो तो यहीं पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऐसे ही हम आगे मूव करते रहेंगे तो टॉपिक्स भी हमारे सामने रहेगा और हम इसको कवर करते जाएंगे। सो अब चलिए हम लेजिस्लेटिव पावर्स पे चलते हैं। सी व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेटिव पावर्स, याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हम देख रहे हैं legislative powers. So president is integral part of parliament, and by virtue of being integral part of parliament, president enjoys certainly lot of legislative power। वो हमको देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे power to summon and prorogue the sessions of parliament। पावर टू समन एंड पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाना, उन सेशंस को ऑफिशियली खत्म करना। समनिंग प्रोरोगेशन का यही मतलब होता है। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। बिसाइड्स दिस पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, ये किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। एंड अगेन जब समनिंग की बात करते हैं तो पावर टू समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग कौन समन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और दिस ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिजाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। याद रखेंगे आप, डिटेल्स जब हम पार्लियामेंट रिवाइज करेंगे तब करेंगे। तो पहली पावर लेजिस्लेटिव ये है रिलेटेड टू पार्लियामेंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बैटरी डाउन हो गई है तो दिस क्लास विल गो ऑन। और नो आवाज़ थोड़ा सा इको हो के आएगा क्योंकि सिर्फ सिस्टम की आवाज़ आ रही है, प्लस बट प्लीज़ बियर विथ इट। सो डिज़ोल्व, पावर टू डिज़ोल्व लोकसभा एंड जॉइंट सिटिंग कौन समन करता है? स्पीकर करते हैं। आई थिंक इस दूसरा माइक है बट आई एम सो लेजी दैट इट इज़ नॉट रेडी। कोई नहीं, चलिए ओके दूसरे पावर पे चलते हैं। सेकेंडली समन एंड प्रोरोग तो हो गया। पावर टू एड्रेस सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सेशन को एड्रेस, पावर टू एड्रेस द पार्लियामेंट, सेशन छोड़ दीजिए, पावर टू एड्रेस द पार्लियामेंट। और इसमें कब कब एड्रेस करना है? फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। याद रखेंगे आप, ये पावर टू एड्रेस द पार्लियामेंट हो गया। थर्ड पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि बाय वर्च्यू बीइंग अ मेंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पावर टू सेंड मैसेज टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड टू एनी बिल और अदरवाइज। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ मैसेज किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए भी, लेजिस्लेशन के लिए भेज सकता है? तो नहीं, ये किसी और मसले के लिए भी प्रेसिडेंट मैसेज भेज सकते हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को। नाउ कम टू फोर्थ पावर,
सी वी नो कि इन केस ऑफ लोकसभा जब either speaker will preside or deputy speaker will preside the house, and in case of Rajya Sabha we have chairman and we have deputy chairman, right? So constitution ये कहता है कि जब स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की ऑफिस वैकेंट हो, याद रखेंगे आप, वैकेंसी है यहाँ पे, छुट्टी पे है वो बात नहीं है, वैकेंसी है, इन दैट केस प्रेसिडेंट will appoint any member of Lok Sabha as presiding officer of the Lok Sabha. Similarly, जब राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन की ऑफिस में वैकेंसी हो, एब्सेंटी की बात नहीं हो रही है, वैकेंसी हो, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा एज प्रिजाइडिंग मेंबर ऑफ द राज्यसभा. ये याद रखेंगे. अगेन पांचवी जो पावर है कि पावर टू नॉमिनेट 12 members in the राज्यसभा, और 21 एरिया से होंगे, याद रखेंगे आप. LASS से याद रखेंगे, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज. लास्ट लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज से याद रखेंगे. अगेन नेक्स्ट पावर इज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. President decides matters related to disqualification in consultation with election commission. याद रखेंगे आप, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट जो है मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनके इंट्रोडक्शन के लिए पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन यानी प्रायर परमिशन जरूरी होता है. जैसे कि कोई ऐसी बिल है दैट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर आर्टिकल 3 से रिलेटेड बिल है दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. किसी स्टेट के बाउंड्री का नाम बदलना है, स्टेट को ही कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, 2 स्टेट्स को अल्टर करना है. सो इन बिल्स का जो पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन तभी होगा जो प्रेसिडेंट सैंक्शन देते हैं. अब देखिए, हमने देख लिया बिल इंट्रोड्यूस करने की बात हो गई, तो हम देखेंगे कि कोई भी बिल, अब 8वां पावर देखेंगे, कोई भी बिल एक्ट बनेगी तभी जब प्रेसिडेंट विल गिव सैंक्शन टू इट. तो कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाती है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं. प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, और प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. अब रिटर्न की जो बात है, याद रखेंगे आप कि प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया है रिकंसिडरेशन के लिए. अब पार्लियामेंट चाहे तो बिल में कोई चेंज करे यानी विथ अमेंडमेंट, या फिर सेम बिल यानी विदाउट अमेंडमेंट प्रेसिडेंट को वापस भेजती है, तो चाहे बिल में अमेंडमेंट हो या ना हो, ये रिकंसिडर्ड ओपिनियन मानी जाएगी एंड प्रेसिडेंट हैज टू गिव एसेंट टू द बिल. याद रखेंगे आप. ओके, ये जब पार्लियामेंट के बिल आती है प्रेसिडेंट के पास तब की बात है. अब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बिल की बात कर लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर की बिल अगर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दी गई, प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दी गई, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. सेम, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट टू द बिल, President can withhold his assent to the bill, and President can return the bill through Governor for the reconsideration of the legislature. याद रखेंगे आप कि अब यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के केस में अब जो स्टेट लेजिस्लेचर ने या तो अमेंडमेंट किया विथ अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट यानी रिकंसिडर्ड ओपिनियन अब प्रेसिडेंट के पास गया थ्रू गवर्नर. अब यहाँ पे ये जो रिकंसिडर्ड ओपिनियन आया है ना, ये बाइंडिंग नहीं है. यानी फर्स्ट इंस्टांस में प्रेसिडेंट ने अगर बिल रिटर्न कर दिया और स्टेट लेजिस्लेचर फिर से उसको भेजती है प्रेसिडेंट के पास थ्रू गवर्नर, तो फिर से एक प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है दैट ही कैन ईदर गिव द एसेंट टू द बिल, विथहोल्ड द बिल, और रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, और ये लूप चलता रहेगा. सो ये याद रखेंगे आप कि ये रिकंसिडर्ड ओपिनियन ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट को कि पास करना ही है. अगेन, पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 123.
ऑफ द प्रेसिडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। एंड ये कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और either of the two houses इज नॉट इन सेशन। क्योंकि बिल तो एक्ट तभी बनेगी ना जब दोनों हाउस किसी बिल को पास करे और प्रेसिडेंट के पास भेजे। तो इसलिए अगर कोई एक हाउस भी अगर सेशन में नहीं है तब भी प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। एंड ये इसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो विद इन 6 months है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। और प्रेसिडेंट कभी भी इसको विड्रॉ कर सकता है विथ subsequent proclamation। again power to appoint again different reports, जो यूपीएससी की रिपोर्ट्स होती है, कैग की रिपोर्ट होती है, डिफरेंट रिपोर्ट्स होती है, ये सारे रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के थ्रू ही पार्लियामेंट में जाता है। तो ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है। बेसिकली जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ प्रेसिडेंट का रिलेशन है वो सब लेजिस्लेटिव पावर में आएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, याद रखेंगे हम सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़े थे कि प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस, अब इसको प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेशन भी कहते हैं, फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ 4 UTs, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स के पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट जो पुडुचेरी है जिसकी अपनी असेंबली है, राइट, पुडुचेरी के लिए भी रेगुलेशंस बना सकते हैं। बट जब पुडुचेरी की असेंबली सस्पेंडेड हो या फिर डिसॉल्व हो, यहाँ पे तो जनरल कंडीशंस में बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव पावर। याद रखेंगे, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम फिनेंशियल पावर्स को भी देख लेते हैं। इसके लिए अगेन हम एक पेपर लेंगे। सो फिनेंशियल पावर की बात करें तो फिनेंशियल पावर में हम 5 हेड्स में प्रेसिडेंट का फिनेंशियल पावर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल, उसके बाद देखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, तीसरा देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फोर्थ देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड फिफ्थ देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिनेंस कमीशन। सो याद रखेंगे आपकी मनी बिल के केस में कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस हो सकती है जब प्रेसिडेंट का उसका प्रायर रिकमेंडेशन हो, यानी प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन या रिकमेंडेशन के बिना कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है, ये आप याद रखेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट। यानी कॉजेज टू बी लेड का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ड्यूटी बाउंड है और साथ ही साथ ऑथोराइज्ड है कि वो ये मेक श्योर करे, टू ये इंश्योर करे कि दोनों हाउसेस के बिफोर बजट जो है वो प्रेजेंट बजट इंट्रोड्यूस हो। ठीक है। कंटिजेंसी, एडवांसेस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए अगर कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई है जो पहले हमने फोर्सी नहीं की है और उसके लिए बहुत सारे पैसे लगने हैं, तो प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखेंगे आप। लेकिन डिमांड फॉर ग्रांट्स, याद रखेंगे कि आप कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स कोई भी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो है किया ही नहीं जा सकता है एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ग्रांट के लिए डिमांड करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए। एंड फिफ्थली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years टू डिवाइज अ फॉर्मूला फॉर शेयरिंग रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सो ये 5 पिलर्स है जिसके अंदर हम फिनेंशियल पावर देखते हैं, यही वहाँ डिस्कस किया गया है, आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर जुडिशियल पावर्स की बात करें तो चलिए जुडिशियल पावर्स भी देख लेते हैं। जुडिशियल पावर्स जब हम देखेंगे तो इसको 3 हेड्स में देखते हैं,
3 हेड्स में देखते हैं. फर्स्टली रिलेटेड टू पावर टू अपॉइंट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिसेस. ये पहला जुडिशियल पावर है. सेकेंड, दूसरा जुडिशियल पावर है हिज पावर टू आस्क ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट. ये मैटर नहीं होगा, ये क्वेश्चन होगा. एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन फैक्ट, और ये आर्टिकल 142 से आता है. और याद रखेंगे कि जब भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन किसी लॉ या फैक्ट के क्वेश्चन पे करता है, इन दैट केस द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग. ये याद रखेंगे आप. ओके. थर्डली हम देखेंगे पार्डनिंग power of president, and that includes power to pardon death sentences also. इसको हम separately discuss करेंगे in detail because it is important for us. Next come to judicial powers. See, when it comes to judicial powers, आप याद रखेंगे कि जितने भी treaties और एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेगोशिएट करती है एंड कंक्लूड करती है, दैट आर नेगोशिएटेड ऑन बिहाफ ऑफ एंड कंक्लूडेड इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट. सारे ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं कंक्लूड कर रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, वो सब एवरीथिंग इज बीइंग डन इन ऑन बिहाफ और इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट. सो ये जुडिशियल पावर देख लिया हमने. साथ ही साथ अब हम मिलिट्री पावर भी यहीं पे देख लेते हैं. आई थिंक सॉरी, जुडिशियल पावर नहीं, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक पावर. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. नाउ कम टू मिलिट्री पावर. ये लास्ट हेड होगा हमारा. सी, प्रेसिडेंट जो है ये चीफ ऑफ ऑल डिफेंसेस. ठीक है, जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, प्रेसिडेंट उसके चीफ होते हैं. इन दैट कैपेसिटी प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस, हेड्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज को अपॉइंट भी करते हैं. ओके. प्रेसिडेंट इज चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज सुप्रीम कमांडर. अगेन चीफ ऑफ डिफेंस एंड इन दिस कैपेसिटी वो तीनों फोर्सेस, जो भी डिफेंस फोर्सेस है, उसके चीफ को अपॉइंट करते हैं. याद रखिएगा, ऑन विद दिस पावर, मिलिट्री पावर के थ्रू प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री के साथ वार डिक्लेयर कर सकते हैं एंड प्रेसिडेंट कैन कंक्लूड पीस ऑल्सो, अगेन सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल. लास्ट है इमरजेंसी पावर. देखिए, इमरजेंसी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया. 352 को सेपरेटली डिस्कस किया, 356 एंड 360 हमने एक साथ डिस्कस किया. तो इसमें कुछ पढ़ाने जैसा बचा नहीं है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. सो हमने जुडिशियल पावर देख लिया 3 हेड्स में, बाकी डिप्लोमेटिक पावर हमने देख लिया, मिलिट्री पावर देख लिया, इमरजेंसी पावर देख लिया. आई थिंक ये क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और माइक इज़ नॉट फंक्शनिंग. मुझे पता है कि लास्ट का जो वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं गया होगा, बट आई हैव टू टेक दिस क्लास. सो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पावर्स है, वीटो पावर्स हो गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गया, पार्डनिंग पावर हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और ये क्लास कल ही आएगी, और साथ ही साथ कल गवर्नर का भी हम पूरे सिचुएशन का जायजा ले लेंगे. आई एम प्रेटी मच श्योर कि एनी ऑफ यू हु विल फॉलो दिस क्लासेस, बिल्कुल जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ना, इसको नटसिल में आपको ये समझना है कि मुझे यहीं लेकर के, इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के एग्ज़ाम में जाना है. आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, जिस तरह से चाहे उस तरह से पढ़ सकते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.